हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने पिछले लेक्चर जो था हमारा, उस लेक्चर के अंदर प्रश्न तनाव से रिलेटेड काफ़ी डिटेल चीज़ें आपने पढ़ी थी। सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, इसीलिए जो लेक्चर था उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिटेल में ली थी। तो आज उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अभी सरफेस टेंशन है, उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो जो हमारा सरफेस टेंशन था उसमें जहाँ तक हमने किया वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, श्योर आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने साथियों से भी कहें वो जल्दी से आ जाएं, ताकि उनकी आज की भी क्लास ही मिस ना हो। क्योंकि अब जितनी भी क्लासेस हैं, ये लास्ट के 2 चैप्टर, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं ये, इनमें कम से कम आपका 15 नंबर का आने वाला है, और 50 में से आपको पास होने के लिए चाहिए कम से कम 17 नंबर। तो 15 तो इन 2 में से ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त वही होगी कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर छूटता है तो वो आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए छोड़े नहीं बिल्कुल भी। और ना छोड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको बस लेक्चर ज्वाइन करने हैं, लेक्चर देखें और आप इसमें 15 नंबर श्योर लेके करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम वहीं से उससे आगे जो टॉपिक था उसका नाम है वक्र द्रव सतह के अंदर दाब की अधिकता। इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस यानी, देखिए मैंने आपको 4 चीजें बताई थी उस दिन। नंबर 1 लिक्विड ड्रॉप, नंबर 2 एयर बबल, नंबर 3 सोप बबल। ठीक है, और एक फिल्म। तो ये जो सोप बबल है, लिक्विड ड्रॉप है, एयर बबल है, बाहर से क्या हो रहा है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको पता है कि वो इतना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इतना ज्यादा होता है कि अगर हम उसको फील करना स्टार्ट कर दें, यानी हमारे ऊपर वो एक्चुअल में लगना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम फील भी करने लगे, तो वो इतना ज्यादा है कि वो हमारा बिल्कुल हमें एक चिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, इतना ज्यादा है। लेकिन हम क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारा जो अंदर से जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम उसको फील नहीं करते हैं। सिमिलरली सोप बबल हो गया, एयर बबल हो गया, लिक्विड ड्रॉप हो गई, इनके अंदर भी बाहर वाले प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, कि जितना ज्यादा है उतना ही वो फूला हुआ है। ठीक है, तो हल्का सा प्रेशर ज्यादा है, उसी को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए कर्व्ड सरफेस। जितनी भी कर्व्ड सरफेस हैं, लिक्विड ड्रॉप है, एयर बबल है, सोप बबल है, सभी कर्व्ड सरफेस है, तो इनके अंदर बाहर वाले प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है, टोटल नहीं, जितना ज्यादा है उसको हम कहते हैं दाब की अधिकता या एक्सिस ऑफ प्रेशर। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर होगी बात भी। हालांकि जो मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा, इनके नेचुरली बात है, कोई भी फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन तो होता ही है, लेकिन यहां पर आपके लिए डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इनके केवल फॉर्मूले ही आपको देखने हैं। तो 3 तरह के फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। नंबर 1 आपका है डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी क्या लिखा हमने, एक्सिस ऑफ प्रेशर, और एक्सिस ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले 2T अपॉन आर, नंबर 1 फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू 4T अपॉन आर। ठीक है, 2 तरह के फॉर्मूले हैं, एक 2T अपॉन आर है, एक 4T अपॉन आर। 2T अपॉन आर किसके लिए होगा, ये उनके लिए होगा, सिंपल। आपको ये नहीं याद रखना किसके लिए, आपको याद रखना उसकी प्रॉपर्टी क्या है जिसके लिए होगा। उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें केवल एक ही सरफेस होगी, लाइक लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल, इनके लिए एक्सिस ऑफ प्रेशर अगर निकालना है तो आप लिखेंगे 2T अपॉन आर। टी सरफेस टेंशन है, आर जो भी वो सरफेस है उसका वक्रता त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये उसके लिए लिखेंगे। 4T अपॉन आर उसके लिए होगा जिसके अंदर 2 सरफेस हैं। 2 सरफेस वाली क्या पढ़ी थी आपने, सोप बबल, सोप बबल। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ये फॉर्मूले आप याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि ताकि आपको इनमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, यही एक चीज़ और मैं बता देता हूँ साथ साथ, जैसे हमने
पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो h की वैल्यू है वो 2t cos थीटा अपॉन r रो जी आई थी, ठीक है। अब अगर वैल्यू यानी r की वैल्यू उस फॉर्मूले से यहां पर उसी को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ठीक है। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि r की वैल्यू अगर जितनी कम होगी यानी जो केस नली है वो जितनी पतली होगी h की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी लिक्विड की वो भी h उतना ही ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही h ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी h ज़्यादा होगी, ठीक है। रो की वैल्यू उल्टी होगी, रो जितना कम होगा उतनी ही h ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगा उतनी h। ऐसी r की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी h ज़्यादा होगी, यानी पतली केश नली में ज़्यादा ऊंचाई तक जल चढ़ेगा, लिक्विड चढ़ेगा, घनत्व जितना कम होगा उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतनी h ज़्यादा तक चढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर लें कि भाई उस जो केश नली में जो जल चढ़ना है या लिक्विड चढ़ना है वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर तक चढ़ना है, मान लेते हैं केश नली है, ठीक है, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर तक चढ़ना है और हम इसकी लंबाई को कम कर दें यानी 4 सेंटीमीटर ही ले लें, ठीक है। तो क्या इसके अंदर से ये फाउंटेन की फॉर्म में निकलेगा लिक्विड? नहीं, फाउंटेन की फॉर्म में नहीं निकलेगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा वो इस जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर अपना एरिया बढ़ा लेगा, ठीक है। फाउंटेन की फॉर्म में नहीं निकलेगा, यहाँ पर अपना एरिया बढ़ा लेगा और वो तब तक बढ़ाएगा जब तक कि वो यहाँ से निकलने की पोजीशन में ना जाए। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाता है, इससे भी छोटी ले लेते हैं, तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन फाउंटेन की फॉर्म में कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। यहाँ एक फॉर्मूला भी आप इसको जनरेट कर सकते हो न्यूमेरिकल के लिए कि H1R1 इज इक्वल टू H2R2। R को आप उसी तरह से चेंज भी कर सकते हो जैसे R हमने उसमें चेंज किया था, तो R की वैल्यू आप स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे न्यूमेरिकल होगा उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले को चेंज कर लेना। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जो कैपिलरिटी है, ये जो कैपिलरिटी केशिकात जो हमने बताया, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है। जैसे कैंडल आपने देखी होगी, कैंडल मोमबत्ती, उसके अंदर जो धागा होता है वो ऊपर की तरफ को जलता है और जो वैक्स है वो नीचे की तरफ है। तो वैक्स नीचे की तरफ है तो वो ऊपर कैसे चलता है, ऊपर कैसे चढ़ता चला जाता है, ठीक है। या लैंप है, उसके अंदर जो ऑयल है वो नीचे की तरफ रहता है, वो ऊपर की तरफ को कैसे चढ़ता है, वो सब कैपिलरी ट्यूब के कारण ही होता है। जो कैपिलरी एक्शन है, ठीक है ना, केशिकात जो एक क्रिया है, प्रोसेस है, उसी के द्वारा चढ़ता है। वहाँ पर बारीक बारीक केश नली बन जाती हैं और केश नली का आपको पता ही है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें नॉर्मल से ज़्यादा हाइट तक लिक्विड का चढ़ जाना, तो वो लगातार चढ़ता रहता है, ठीक है, उसी से वो चलते रहते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि गमले हो गए, है ना, जिनमें पौधे लगे रहते हैं, या खेत हो गए, उनके अंदर आप निराई गुड़ाई भी करते हैं, ठीक है। उसका मेन पर्पज़ घास को हटाना मेन पर्पज़ नहीं है, घास तो हटेगी ही, मेन पर्पज़ है कि उसमें बारीक बारीक केश नलियाँ बन जाती हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। केश नली क्या करती है कि जो नीचे का पानी है, केश नली का प्रॉपर्टी की पानी या लिक्विड एक नॉर्मल से ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, तो नॉर्मल से ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाएगा उसके अंदर, जब बारीक बारीक केश नली बन जाएंगी, उससे क्या होगा, वो पानी सन के द्वारा बाहर एवोपरेट हो जाएगा, यानी वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, तो पौधों को प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी तो वो उनको चाहिए, तो इसलिए क्या किया जाता है, उन केश नली को तोड़ दिया जाता है। वो जो निराई गुड़ाई की जाती है बेसिकली उन केश नली को तोड़ा जाता है ताकि जो पानी है वो नीचे ही बना रहे, नमी बनी रहे, ठीक है। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अब इसमें आता है कि इफेक्ट टेम्परेचर का, इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ, या ऐसे लिखते हैं इसको, इफेक्ट ऑन
सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के ऊपर अलग अलग बातों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे नंबर 1 ले लेते हैं, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सरफेस टेंशन के ऊपर। अगर किसी लिक्विड का तापमान बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर, मैं लिखे देता हूं, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, घट जाता है। नंबर 1 बात, ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। 167 केल्विन पर पृष्ठ तनाव 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, 167 केल्विन पर जो पृष्ठ तनाव है वो 0 होता है। पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर बढ़ता है। दूसरी बात, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर, अगर हम अशुद्धि मिला दें, यानी इम्प्योरिटीज को अगर हम ऐड कर दें किसी लिक्विड के अंदर, तो उससे सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अशुद्धियां भी 2 तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं जो काफी घुलनशील हों, है ना, घुलनशील मीन्स जो लिक्विड के अंदर घुल जाती हों आसानी से। एक ऐसी होंगी जो कम घुलेंगी। ठीक, नंबर 1 बात कि घुलनशील, घुलनशील, और नंबर 2 अघुलनशील। घुलनशील और अघुलनशील। तो अगर घुलनशील है, जैसे घुलनशील का कोई एग्जांपल बताएं जल्दी से। घुलनशील जो है, यस, जैसे NaCl है ना, NaCl है। और बाकी इसका अघुलनशील जैसे सोप वगैरह है, फिनोल वगैरह सोप है। ये सोप जो है पूरी तरह से हम इसको ये सोचते हैं घुलेगा, नहीं, घुलता नहीं है, ये इसके अंदर अघुलनशील टाइप में ही रहता है। तो अगर घुलनशील है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और अगर अघुलनशील है तो घट जाता है। ऐसा यहां पर ध्यान रखना, ये बात ऐसा नहीं है कि अशुद्धि मिलाने पर हमेशा बढ़ता ही है या हमेशा घटता ही है। डिपेंड करता है कि अशुद्धि किस टाइप की मिली है। अगर घुलनशील है तो बढ़ जाएगा, अघुलनशील है तो घट जाएगा। ठीक, यहां पर इससे यहां पर भी एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं। जैसे आप कपड़े, मान लेते हैं आपने कपड़ा कोई अपना धुलना चाहा, तो एक ठंडे पानी में धुलें और एक गर्म पानी में धुलें। गर्म पानी में जल्दी साफ हो जाएगा, ठंडे पानी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन, गर्म पानी होने से उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। और घटने से, जो मैंने पहले लेक्चर में प्रोसेस बताया था, कि वो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा और वो दूर दूर तक जाएगा और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अशुद्धि में घुलनशील अगर है तो बढ़ जाएगा, अघुलनशील है तो घट जाएगा। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स रहना है कि अशुद्धि मिलाने पर बढ़ेगा या घटेगा। दोनों ही बात हो सकती है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अशुद्धि किस टाइप की मिलाई है। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस टेंशन के बारे में। आई थिंक अब बहुत अच्छे से आपको सरफेस टेंशन क्लियर हो गया होगा। सरफेस टेंशन में अब आपको कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता है कि बची होगी। सारी समस्याएं आपकी क्लियर हो गई होंगी सरफेस टेंशन से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ सरफेस टेंशन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस समझनी होंगी, जिनमें पहली डेफिनेशन है आइडियल लिक्विड। ठीक है, आइडियल लिक्विड, आदर्श द्रव। आदर्श द्रव, अब ये आदर्श द्रव क्या होता है, किसको हम आइडियल लिक्विड कहते हैं? आइडियल लिक्विड ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए। हर आइडियल लिक्विड के अंदर 2 प्रॉपर्टी मिनिमम कम से कम होनी ही चाहिए, जिनमें पहली है शून्य संपीड्यता।
संपीड्यता, है ना, जिसको हम कहते हैं जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। जीरो कंप्रेसिबिलिटी एक तो ये है जीरो कंप्रेसिबिलिटी, और एक है, चलिए पहले इसको बात कर लेते हैं कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है। जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग है, नाम ही समझ रहे हो, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, जिस अगर किसी लिक्विड को हम दबाना चाहें, ठीक है, तो वो कंप्रेस बिल्कुल ना हो, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो हो। अगर हम किसी लिक्विड को दबाना चाहें, उसका वॉल्यूम कम करना चाहें, तो वॉल्यूम कम ना हो, वो दबे नहीं, तो ऐसे किसी लिक्विड को हम कहते हैं, या उसकी जिस प्रॉपर्टी को कहते हैं शून्य संपीड्यता। तो आदर्श लिक्विड में शून्य संपीड्यता यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी का गुण होना चाहिए, वो दबाने पर उसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो होनी चाहिए, नंबर एक बात, ठीक है। नंबर टू बात, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शून्य श्यानता। जीरो विस्कोसिटी, शून्य श्यानता यानी जो लिक्विड है हमारा वो जीरो विस्कस होना चाहिए। जीरो विस्कस का मतलब होता है जो लिक्विड होता है वो परतों में चलता है, ठीक है ना, लेयर्स में चलता है। सबसे ऊपर की लेयर, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि सबसे ऊपर की जो लेयर है वो सबसे तेज चलती है, उससे नीचे की लेयर उससे कम स्पीड से चलती है, और कम चलती है और कम चलती है। इसका रीजन है कि जो परतें हैं वो आपस में एक दूसरे का के मोशन का विरोध करती रहती हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी या विस्कस, ऐसे लिक्विड कहलाते हैं विस्कस लिक्विड। तो ये जो विस्कोसिटी है ये लिक्विड के अंदर जीरो होनी चाहिए, यानी उनकी परतों के बीच में किसी तरह का कोई बल कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर है तभी हम उसको कहेंगे आइडियल लिक्विड, ठीक है। हालांकि कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जिसको हम कहें कि जिसके अंदर जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो या जीरो विस्कोसिटी हो, ऐसा कोई लिक्विड नहीं है। यहां पर जितने भी हम फॉर्मूले निकालेंगे वो सभी के अंदर ये बात कंपल्सरीली फिक्स होगी कि वो जीरो कंप्रेसिबिलिटी वाले हैं और जीरो विस्कोसिटी वाले हैं, ठीक है। ऐसा कोई लिक्विड हम नहीं मानेंगे जिसके अंदर जीरो कंप्रेसिबिलिटी ना हो और जीरो विस्कोसिटी ना हो। सभी लिक्विड के अंदर ये दोनों बातें कंपल्सरी होंगी, ठीक है, तभी हम उन फॉर्मूले को अप्लाई मानेंगे। तो नॉर्मली सभी के अंदर ऐसा होता नहीं, आइडियल है ही नहीं कोई, लेकिन हम उनको ये मान के चलेंगे कि इनके अंदर ये चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा न है तब हम उसको नहीं लेंगे, अदरवाइज सभी में हम यही मान करके चलेंगे, ठीक है। तो अब शुरू होता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक। तो सबसे पहले इसके अंदर है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हिंदी में इसको कहते हैं सांतत्य, बड़ा अजीब सा नाम होगा, समीकरण, ठीक है, यानी सांतव्य समीकरण। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझते हैं क्या है ये। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये कहता है कि कोई भी लिक्विड, देखो ये बात हमेशा हम एक लाइन तो हमेशा बोलेंगे कि यदि कोई द्रव शून्य संपीड्यता वाला हो और शून्य श्यानता वाला हो, तब ये बात हमेशा बोलेंगे। तो ये बात तो आपको अगर मेरे मुंह से नहीं भी निकलती है तो आपको अंडरस्टूड करना है कि ये दोनों बातें तो उसके अंदर हैं ही, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड है, वो लिक्विड अगर किसी भी कहीं पर भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर फ्लो की भी बात कर लेते हैं पहले, इससे पहले फ्लो की भी बात कर लेते हैं क्योंकि उसको भी हम यूज करेंगे, तो उस फ्लो की भी बात कर लेते हैं। आपको यहां पर एक फ्लो, जितने भी फॉर्मूले वो एक ही फ्लो में है, उसका नाम है धारा रेखी प्रवाह, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो या धारा रेखी प्रवाह। दूसरा टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो आपको केवल एक बार पढ़ना है कि टर्बुलेंट फ्लो है क्या, बाकी नहीं, उसके कोई फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल आपको पढ़ने हैं धारा रेखी प्रवाह। जितनी भी चीजें हैं वो सब धारा रेखी प्रवाह में ही मानी जाएंगी, धारा रेखी प्रवाह में मानी जाएंगी, ठीक है। तो धारा रेखी प्रवाह है क्या? ये है कि मान लेते हैं कोई लिक्विड है,
ठीक है, वो लिक्विड फ्लो हो रहा है कहीं पर, तो उसका कोई ना कोई पार्टिकल तो होगा जो सबसे आगे चल रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये पार्टिकल सबसे आगे चल रहा है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, यहां पर है सबसे पहले वाला पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 है। तो इसके पीछे जो भी पार्टिकल हैं वो जब ए पर पहुंचेंगे तो उनकी भी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले वाले पार्टिकल की थी जब वो यहां पर था। ठीक, उसी तरह से उन पार्टिकल की भी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो पहले वाले पार्टिकल की थी इस पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद पहला पार्टिकल मान लेते इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच करके उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली मान लेते हैं, और डायरेक्शन भी चेंज हो गई उसकी। कहां पर, मान लेते हैं बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर पहला पार्टिकल जो था जब पहुंचा उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, उसने वेलोसिटी को चेंज कर लिया। तो उसके पीछे जितने पार्टिकल आ रहे हैं जब वो बी पर पहुंचेंगे उनकी भी सेम वही वेलोसिटी डायरेक्शन हो जाएगी जो पहले पार्टिकल की थी। ठीक है, तीसरा और भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, तीन ही नहीं बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ऐसे। यहां पर सी पॉइंट पर जब पहला पार्टिकल पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन जो होगी उससे पीछे आने वाले पार्टिकल की डायरेक्शन और वेलोसिटी भी वही होगी जो पहले वाले की थी। ठीक है, तो इट मीन्स कि जितने भी पार्टिकल हैं वो सब पहले पार्टिकल को फॉलो करते चले जाएं। ठीक है, यदि सभी पार्टिकल पहले पार्टिकल को फॉलो करते चले जाएं, जैसा वो चल रहा है ठीक उसी तरह से चलते चले जाएं, तो ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं धारारेखी प्रवाह। ठीक है, ये कहलाता है धारारेखी प्रवाह। तो जितनी भी चीजें हम लेंगे वो सभी धारारेखी प्रवाह में होंगी, शून्य संपीड़ितता वाली होंगी यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी, और शून्य शानता वाली होंगी। ठीक है, तो ये धारारेखी प्रवाह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साथ ही साथ में आपको दूसरा जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको बता देता हूं। टर्बुलेंट फ्लो वो होता है जिसमें जो पार्टिकल हैं वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं, अपने हिसाब से आगे पीछे चल सकते हैं, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है किसी पॉइंट पर, वो अपनी तरीके से जैसे चाहें ऐसे चल सकते हैं, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि कोई भी लिक्विड जो धारारेखी प्रवाह में फ्लो हो रहा है, बह रहा है, और शून्य संपीड़ितता वाला है, शून्य शानता वाला है, तब किसी भी पॉइंट पर चेक करें, किन्हीं भी दो पॉइंट पर चेक कर लें हम, तो एरिया और वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम ये मान लें कि ये एक्स पॉइंट है और ये एक वाई पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है जो धारारेखी प्रवाह में है, ये धारारेखी प्रवाह में है, मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है, यहाँ पर एरिया a1 है, यहाँ को लिख देता हूँ, चलो a1 है, यहाँ पर एरिया a2 है। ठीक है, क्लियर, यहाँ एरिया a1 है, यहाँ पर एरिया a2 है, और वेलोसिटी v1 और v2 है। तब मान लेते हैं कि कोई लिक्विड जो x एंड से एंटर करता है, y एंड से वो एग्जिट करेगा। ठीक है, यहां से अगर एंट्री है उसकी तो एग्जिट कहां से होगा? y से होगा। ठीक, अब जितना मास यहां पे आया है उतना ही मास तो यहां से निकलेगा। ठीक, तो हम क्या कर लें कि यहां पर कितना मास हमने एंटर कराया लिक्विड का और यहां पर कितना मास एग्जिट हुआ, उन दोनों को इक्वल रख दें और हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि एरिया और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें आप, इस पॉइंट पर करें, इस पॉइंट पर करें, किसी पॉइंट पर चेक कर लें, किन्हीं भी दो पॉइंट पर चेक कर लें या तीन पॉइंट कहीं भी चेक कर लें आप, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, और कहीं पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। या आपने नॉर्मल लाइफ में भी फील किया होगा कि बहुत सारी जगह मान लेते हैं कि कोई नदी बह रही है, ठीक है, कहीं पर वो काफ़ी चौड़ी होती है और कहीं पर वो बहुत संकरी होती है। ठीक है, तो जहाँ पर उसकी चौड़ाई बहुत कम है तो वहाँ पर देखा होगा पानी बहुत तेज़ी से चल रहा होता है ना, और जहाँ बहुत चौड़ी होती है वहाँ पर बड़ी शांति से पानी चल रहा होता है।
पाइप में भी देखा हो आपने, जो घरेलू पाइप आप पानी वगैरह डालते हो उसमें भी देखा होगा कि अगर पाइप बड़ा पाइप है तो उसमें पानी उतनी स्पीड से नहीं चलता है, अगर पतला पाइप ले लें आप तो उसमें पानी बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि वहां पर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहना है। ठीक है, ऐसे ही नदी के केस में देख लिया आपने कि एरिया बढ़ गया है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट रहना है। ठीक है, और जहां पर एरिया कम था वहां पर वेलोसिटी ज़्यादा होनी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहना है। क्लियर होगी बात। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, चलिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। मान लेते हैं कि कोई लिक्विड आपने एक्स एंड से एंटर कराया। ठीक है, 1 सेकंड में कितना लिक्विड एंटर करेगा उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कितना मास एंटर करेगा। मास एंटर कराने का यानी कितना द्रव्यमान उसका यहां पर एंट्री की। तो द्रव्यमान एंटर कराने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, बताएं क्या फॉर्मूला है, कितना उसके लिए आपको आयतन निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन निकालना पड़ेगा। अब आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एरिया और लेंथ। ठीक है, एरिया आपने A2 मान रखा है, लेंथ कैसे आएगी, लेंथ बहुत आसान है। मान लेते हैं आपने 1 सेकंड लिया कि 1 सेकंड में कितना लिक्विड एंटर कर गया। तो कोई भी बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, बताएं जल्दी से, कितना डिस्टेंस कवर करती है। बिल्कुल ठीक है, अपनी वेलोसिटी के बराबर, जितनी आपकी वेलोसिटी है। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, मान लेते हैं वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसका मतलब आप 10 मीटर चलते हो 1 सेकंड में, है ना, 10 मीटर 1 सेकंड में चलते हो। तो अगर V1 वेलोसिटी है तो वो लिक्विड 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, V1। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होगी बात। तो अब हम लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में X सिरे से प्रवेश करने वाला द्रव, करने वाले लिख लो इसको, करने वाले द्रव का आयतन कितना होगा, आयतन निकालना है पहले। तो आयतन कितना होगा, A1, या सीधा आप इसको ऐसे ही लिख लें, सीधा द्रव्यमान लिख लें, का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, A1 V1, और डेंसिटी मान लेते हैं रो थी। ठीक है, जो भी लिक्विड था वो रो थी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से 1 सेकंड में Y सिरे से निकलने वाले, यहां पर प्रवेश की जगह निकलने लिख लो बस, निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना होगा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया है ना, A2 इंटू V2, ये आयतन हो गया इसका, क्योंकि ये तो एक तरह से लंबाई का काम कर रहा है, ये क्षेत्रफल का, तो लंबाई गुणा क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयतन, और इंटू घनत्व वही रहेगा, घनत्व तो बदलेगा नहीं। ठीक, अब इक्वेशन और 1 दोनों ये और ये बराबर होनी चाहिए। जितना हमने यहाँ पे लिक्विड प्रवेश कराया उतना ही तो लिक्विड यहाँ से निकलेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 इंटू रो। तो रो से क्या दिखाई दे रहा है आपको, रो से रो कैंसिल हो गया, और कितना बचा आपका, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और यही आपको प्रूफ करना था, या इसको A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो। तो बड़ी आसानी से देख रहे हैं आप कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूफ हो गई है। ठीक, ये थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई थिंक क्लियर एकदम से, कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए इसके बाद एक तैयारी करते हैं हम, अगला जो डेरिवेशन होगा उसकी
तैयारी का मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें यूज़ होंगी, उनको पहले हमें समझना होगा। यस, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसमें यूज़ करेंगे, तो उनको पहले समझना होगा। उनको समझने के बाद हम ये मानेंगे कि हमारी उससे रिलेटेड तैयारी हो गई है, फिर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसका नाम आप समझ गए होंगे, बर्नौली थ्योरम, है ना। तो बर्नौली थ्योरम करने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी, उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बर्नौली थ्योरम करने से पहले हमारे पास कोई भी बहता हुआ द्रव है ना, उसकी ऊर्जा निकालते हैं। तो टॉपिक है हमारा बहते द्रव की ऊर्जा। जो बहता हुआ द्रव है उसकी ऊर्जा, है ना, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी एनर्जी, फ्लोइंग लिक्विड की, बहते द्रव की ऊर्जा। तो बहते द्रव की ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, कितनी ऊर्जा होती है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर ऊर्जाएं होती कितनी टाइप की हैं। तो 3 टाइप की ऊर्जाएं उसके अंदर होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की ऊर्जा। कौन कौन सी ऊर्जा, पहली होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है दाब ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए दाब ऊर्जा ही लिख लेते हैं। दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी जिसको हम कहते हैं, प्रेशर एनर्जी। तो पहली प्रेशर एनर्जी को निकालेंगे हम, दूसरी निकालेंगे गतिज ऊर्जा और तीसरी निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो पहले प्रेशर एनर्जी कैसे निकाला जाए, तो प्रेशर एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो दाब के द्वारा द्रव पर किया गया जो कार्य है ना, वो प्रेशर एनर्जी कहलाती है। दाब द्वारा द्रव के ऊपर किया गया कार्य। अब कार्य निकालने का क्या तरीका है, W इज इक्वल टू, आपको पता है सिंपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाता है, उसकी वेलोसिटी के बराबर, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर। तो फोर्स कैसे निकालेंगे ये, F इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें प्रेशर की टर्म में लेना है, ध्यान रहे प्रेशर की टर्म में लेना है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो PA और इंटू V, ये हो गया हमारा दाब ऊर्जा। ठीक, ये दाब ऊर्जा हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में लेना है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो टोटल एनर्जी आ गई, ये आ गई दाब ऊर्जा, इसको दाब ऊर्जा लिख सकते हो आप, दाब ऊर्जा। लेकिन इसको हमें लेना है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पर यूनिट वॉल्यूम में लेने का मतलब क्या हुआ कि इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, PAV डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक, अब ये क्या है, A इंटू वी क्या है, ये भी तो वॉल्यूम ही है, क्योंकि पर सेकंड अगर हमने लिया है तो V क्या है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये दोनों क्या मिलकर के क्या बन गया, आयतन। तो इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब दाब ऊर्जा किसके बराबर हुई, एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है वो प्रेशर के बराबर होती है। नंबर 1 बात, पहली एनर्जी आपकी निकल के आ गई। अब दूसरी एनर्जी निकालते हैं। दूसरी एनर्जी जो है नंबर 2 आपकी हुई गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा, आपको पता है कितनी होती है इसकी वैल्यू, हाफ mv² होती है। गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, बिल्कुल ठीक है। आपको लेकिन निकालनी यहां पर, चूंकि हम जो यूज करेंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जा को यूज करेंगे। तो पर यूनिट ऊर्जा निकालने के लिए क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम से। ठीक, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखना, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या हुआ, घनत्व, बिल्कुल ठीक है, घनत्व। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ρv²। ये आपकी आ गई गतिज ऊर्जा, क्लियर। और तीसरी जो आपकी होती है वो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा,
जो बहते हुए द्रव के अंदर एनर्जी हैं उनमें तीसरी जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, mgh, है ना, mgh होती है। फिर से वही बात, पर यूनिट वॉल्यूम की आपको निकालनी है, तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें v, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इज इक्वल टू m/v। फिर से वही क्या बन गया, ये घनत्व यानी रो, तो रो जी एच। तो ये तीनों एनर्जी निकल के आ गई, पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी और ये तीसरी एनर्जी। तो तीनों को हमें यूज करना है। पहली है दाब ऊर्जा P के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर होती है और स्थितिज ऊर्जा रो जी एच के बराबर होती है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी P, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच के इक्वल होती है। तो इनको अब हम बर्नौली थ्योरम में यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक हमारा बर्नौली थ्योरम होगा उसमें इनको यूज करना है हमें, वो बिना इसके नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए तो इस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बर्नौली थ्योरम, उसी को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बर्नौली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर आने वाला, बहुत बार आ जाता है ये, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें और मैं आपको इतने आसान तरीके से इसको समझाऊंगा कि आपको आज ही याद हो जाएगा ये बर्नौली प्रमेय। ठीक है, BE बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप हल्के में ना लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट बर्नौली थ्योरम ही हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन भी आ सकती है। बाकी थियोरेटिकल एप्लीकेशन है, एक ही इसके अंदर डेरिवेशनल एप्लीकेशन है जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वो इसकी एक एप्लीकेशन है, इसके आधार पर बना हुआ एक यंत्र है, वो भी आ सकता है। बर्नौली थ्योरम खुद भी आ सकती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तीनों में से एक चीज़ जरूर आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बर्नौली साइंटिस्ट का नाम है एक, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब भी कोई, वो बात हम फिर से कहेंगे, असंपीड्य द्रव यानी शून्य संपीड्यता वाला, शून्य श्यानता वाला कोई भी द्रव जब धारारेखी प्रवाह में बहता है तब किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, उस पर उसकी तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। ये बर्नौली थ्योरम है, ये है बर्नौली थ्योरम कि किसी भी बिंदु पर चेक कर लिया जाए, उस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बर्नौली थ्योरम है, बर्नौली ने बताई थी। अब इसको प्रूफ करना है तो बहुत आसान है इसका प्रूफ, आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मान लेते हैं कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है जो धारारेखी प्रवाह में है। ये लिक्विड कैसा है, धारारेखी प्रवाह में है। ठीक है, ये थोड़ा, ये हमने बनाया, धारारेखी प्रवाह में है। ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है और ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं h1 है, यहाँ से जो हाइट है वो मान लेते हैं h2 है। हॉरिजॉन्टल से हाइट अलग अलग है। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। ठीक, यहाँ पर एरिया A1 है और प्रेशर P1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, प्रेशर P2 है। ये सारी चीज़ें हमने लेट कर ली, तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, जितनी मैंने बोली हैं उन सबको आप लिख डालें इसके अंदर। ठीक,
तो आपका आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद थियोरटिकल चीज़ें लिखने के बाद डेरिवेशनल चीज़ तो उसमें डालना बहुत आसान होता है, क्योंकि डेरिवेशन तो हमें अच्छे से समझा हुआ होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है। ठीक है, तो इस एक को सॉल्व करने के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है कि नेट वर्क डन निकालना। ठीक है, नेट वर्क डन निकालना कि हमने यहां पर एक जगह लिक्विड को एंटर कराया और एक जगह लिक्विड यहां पर निकला, तो नेट वर्क डन कितना हुआ? एक जगह लिक्विड के ऊपर कार्य किया गया और एक जगह लिक्विड ने कार्य किया। ठीक है, एक जगह क्या हुआ? लिक्विड पर कार्य किया गया और एक जगह लिक्विड ने कार्य किया है। तो दोनों का जो नेट वर्क है वो निकालना होगा कि नेट वर्क कितना हुआ, कुल कार्य कितना हुआ। ठीक, दूसरा कि नेट गतिज ऊर्जा, नेट जो ऊर्जा है उसमें अब जब ऐसे चलेगा लिक्विड तो क्या होगा? यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम है, यहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, यहाँ स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो नेट ऊर्जा में कितना गेन हो गया वो निकालना होगा कि नेट ऊर्जा में कितना हमारा गेन हो गया है। गेन मीन्स एक्स्ट्रा कितनी हो गई एनर्जी हमारी। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा। अब जो वर्क हमने किया था, है ना, जो नेट वर्क निकल के आया, क्योंकि यहाँ के वर्क और यहाँ के वर्क का जो डिफरेंस होगा वो नेट वर्क होगा, और यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की ऊर्जा में जो डिफरेंस होगा वो नेट एनर्जी गेन होगा। तो नेट एनर्जी गेन, तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा कि नेट एनर्जी गेन जो हमारी हुई है वो किसके कारण हुई है? वो जो हमने वर्क किया था, है ना, वो जो वर्क में जो डिफरेंस आया था नेट वर्क, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा कि उन दोनों को इक्वल रखना, यानी नेट वर्क को नेट एनर्जी गेन के इक्वल रखना, और हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। दोबारा से समझ लें इस बात को कि सबसे पहला स्टेप है हमारा नेट वर्क निकालना। ठीक है, उस नेट वर्क कैसे निकलेगा? पहले यहाँ कब पर वर्क निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर वर्क निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, वो नेट वर्क आ जाएगा। ठीक, अब वर्क एक जगह का भी कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स को किसके? प्रेशर के पदों में लिखेंगे, P इंटू ए, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। ठीक, और डिस्टेंस कितना होगा? V, तो वही हो जाएगा। दूसरा होगा यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे और दोनों को डिफरेंस कर देंगे, वो नेट एनर्जी गेन आ जाएगा, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप करते हैं नेट वर्क निकालने का। तो नेट वर्क अगर हम निकाल दें तो नेट वर्क कैसे निकाला जाएगा कि x सिरे पर हमने एंट्री कराई और y सिरे पर लिक्विड निकल के आया। ठीक है, तो x सिरे पर कितना वर्क हुआ हमारा? अगर हम x सिरे को मान लें, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान, थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेंज कर लें, ये A2 होना चाहिए क्योंकि दूसरी साइड है, और ये हमने A2 जो P2 लिख दिया है 1 1 होने चाहिए। ठीक है, तो x सिरे पर लिक्विड के ऊपर कार्य किया गया क्योंकि हमने उसको एंट्री कराई। ठीक, तो x सिरे पर द्रव पर किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? किया गया कार्य कैसे निकाला जाए? कार्य निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? v, और ये कितना है? P1 A1 और इंटू V1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? फोर्स वही, इसको F1 लिख सकते हो आप, P1 A1, क्योंकि P इज इक्वल टू F अपॉन A, तो F इक्वल टू P इंटू A, वहीं से आया ये। अब y सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये P2, अब तो सिंपल लिख लो आप, P2 A2 V2। ठीक है, तो अब क्या निकालें हम? बस अब कुछ नहीं, अब तो नेटवर्क निकाल लिया जाए इसका कि एक सेकंड में, ये एक सेकंड में द्रव पर किया गया कार्य, एक सेकंड में निकलने वाले द्रव पर, ये एंट्री वाले द्रव पर, ये और ये एक्स सिरे पर निकलने वाले, इसको निकलने वाले लिख सकते हो आप, निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब क्या निकाल लिया जाए? नेटवर्क निकाल लिया जाए कि द्रव द्वारा कितना कार्य किया गया, अतः द्रव द्वारा किया गया कार्य कैसे निकाला जाए? माइनस कर दो इनको, बहुत सिंपली माइनस करना है और कुछ नहीं। तो माइनस कैसे करें? आपके पास है तो सही,
P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है, अब आपने पढ़ा है सिंस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये पढ़ा है आपने, और इज इक्वल टू A इंटू वी भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और A इंटू वी क्या है, ये वॉल्यूम है ना, क्योंकि 1 सेकंड की बात चल रही है। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, द्रव्यमान बटे घनत्व m अपॉन रो, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें तो कितना आ जाएगा, ये आते हैं, ये आ जाएगा P1 माइनस P2, और यहाँ पर m अपॉन रो, यहाँ पर m अपॉन रो वो कॉमन आ जाएगा, और उसको क्या लिख सकते हो, m अपॉन रो। ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क कितना निकला, है ना। इसको हम कह सकते हैं नेट वर्क, कुल कार्य कितना हुआ, P1 माइनस P2 m अपॉन रो। ठीक, अब हम निकालते हैं इससे आगे का। इससे आगे क्या है, ऊर्जा, x सिरे पर ऊर्जा, फिर y सिरे पर गतिज ऊर्जा, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। x सिरे पर द्रव की ऊर्जा, द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, अतः क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, गेन कितना हुआ, माइनस कर दो इनको, हाफ m, और ये कितना v2 माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे v इसमें से इसको क्यों किया, इसमें से इसको क्यों नहीं, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा, यहाँ पर कम, तो ज़्यादा वाली में से कम को ही तो माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। अब स्थितिज ऊर्जा निकाल ली जाए, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, चलिए निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, mgh, और चूंकि h1 है तो h1 लिख दो, बहुत सिंपल है। y सिरे पर कितनी हो जाएगी, mgh2, एकदम सिंपल। यहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, यहां कम है, तो नेट कितनी हो जाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा में हानि हुई है, यहां पर ऊर्जा इज इक्वल टू नेट, जिसको कहेंगे mgh2 माइनस h1 माइनस h2, क्योंकि यहां पर h1 बड़ा है इस बार, h1 माइनस h2। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। इक्वेशन नंबर 3। अब नेट ऊर्जा में वृद्धि निकाल लेते हैं, कुल अतः कुल ऊर्जा में वृद्धि, कुल ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकाली जाए, यानी नेट गेन, नेट गेन कैसे निकाली जाए। काइनेटिक एनर्जी वृद्धि हुई थी, इसमें माइनस हुआ, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। क्लियर, इक्वेशन नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत कोई इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें से इसको माइनस किया, क्योंकि ये बढ़ी थी ये घटी है, तो नेट गेन कितना होगा, इतना हो जाएगा, इतना गेन हो गया इसके अंदर, नेट गेन। ठीक, अब ये ऊर्जा बढ़ गई, हमने तो सुना है कि ऊर्जा ना तो घटती है ना बढ़ती है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो ये बढ़ कहाँ से गई, बढ़ कहाँ से गई, ये जो आपने नेटवर्क मिला है, ये जो नेटवर्क हुआ था आपका, यानी कुल जो नेटवर्क, यानी ये जो कार्य किया था आपने, यही कार्य इस ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो नेटवर्क है और ये जो ऊर्जा में वृद्धि आई है, ये इसी के कारण आई है, ये एनर्जी इसके कारण आई है। इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या करना चाहिए, इक्वल रख देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इक्वल रख देते हैं, और इक्वल रखने से क्या हो जाएगा, इक्वल रखते ही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक,
बढ़िया लग रही है इक्वेशन, बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें। बहुत आसान इक्वेशन है और वैसे अगर एक साथ देखें तो बड़ी सी लगेगी, लेकिन है सिंपल अगर आप इसको याद ना करें, इसको समझ करके लिखें। चलिए समीकरण 1 और 4 से, 1 व 4 से, 1 और 4 से क्या है, नेटवर्क, इसको आप लिख सकते हो नेटवर्क इज इक्वल टू नेट गेन इन एनर्जी, एनर्जी में जो वृद्धि हुई है वो, तो रख दो आप, क्या होगा P1 माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। ठीक है, अब आप देखो जरा, अब इस ये फाइनल हो चुका है लगभग हमारा, अब इसमें केवल ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। m थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, कॉमन आकर के m इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, रो को भी इधर ले जाएं, ये क्या बचेगा यहाँ पर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, m तो खत्म हो चुका है, रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, बोलते चलें साथ साथ, रो जी H1 माइनस माइनस प्लस रो जी H2। ठीक, 1 1 वाले इधर ले लो और 2 2 वाले इधर ले लो। ठीक है, अब फिर देखो कमाल क्या हुआ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये पहले से ही प्लस का है, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, और ये क्या देख रहे हैं हम, ये क्या है, x बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, और ये क्या है, y बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, और बीच में क्या लिखा है, इक्वल, इसका मतलब x सिरे पर तीनों ऊर्जाओं का योग y सिरे पर तीनों ऊर्जाओं के योग के बराबर आ गया। और यही बर्नौली ने कहा था कि आप किसी भी पॉइंट पर चेक करना, तीनों ऊर्जाओं का सम हमेशा बराबर होता है। यानी आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपकी बर्नौली थ्योरम निकल के आ गई। ठीक, ये थी, तो बड़ा अच्छा लगा होगा, एक बार इसको देखें, और अगर समझ में नहीं आई हो थोड़ी बहुत, हालांकि समझ में आ गई होगी, एक बार देखें, उसके बाद बिना देखें इसको करके देखें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और कवर हमने आज काफ़ी हो गया हमारा, तो अच्छे से इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का करेंगे, जो पोर्शन बचा है वो, और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और उससे के बाद अगर और न्यूमेरिकल बचते हैं तो उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल और करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, तब तक के लिए अपना पढ़ाई भी करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो तब तक थैंक यू वेरी मच।